हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं पीसीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको बीएमडब्ल्यू के बारे में बताऊंगा कि बीएमडब्ल्यू के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसमें उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंसेनरेशंस, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ट्रीटमेंट इन बीएमडब्ल्यू इन विच हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन यूज। इसमें क्या किया जाता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा भस्मीकरण। भस्मीकरण शब्द का यूज किया गया है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा सामग्री और विशेष कार्बनिक रसायन वाली सामग्री को जलाया जाता है। मतलब किसी रसायन के साथ उसको जलाया जाता है और बड़े भाग को राख और धुएं के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट का ट्रीटमेंट बहुत ही उपयोगी हो जाता है। मतलब उसको एक कार्बनिक रूप से क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है, जिसका कुछ भाग राख और धुएं के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, वेस्ट का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो अब हम देखते हैं ऑटोक्लेविंग के बारे में। ऑटोक्लेविंग में लिख रहा है इट इज द एफिशिएंट थर्मल डिसइंफेक्शन मेथड। ये इन्फेक्शन को दूर करने वाला एक मेथड होता है अपना। इस यूजेबल मेडिकल इक्विपमेंट, मतलब जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो मेडिकल डिपार्टमेंट में हमारे यूज आते हैं, उनको अपन क्या कर सकते हैं, ऑटोक्लेव कर कर दोबारा से यूज किया जा सकता है। इट इज यूज्ड फॉर एडिवेशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया। मतलब ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया और जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं। इसमें क्या हो सकता है अपना, वन ऑफ टेम्परेचर 101 सेल्सियस, 101 सेल्सियस तापमान पर ये 3 पाउंड स्क्वायर इंच फॉर 3 मिनट। मतलब इतने एरिया में ये क्या कर सकते हैं, 3 मिनट में क्या कर सकते हैं, ये ऑटोक्लेविंग की जा सकती है, जिससे जो जीवाणु होते हैं अपने और जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। अब हम इसके हिंदी मेथड के बारे में और जानते हैं। ऑटोक्लेव में क्या समझते हैं अपन। ऑटोक्लेव एक ऐसा साधन है जो उपकरणों और सामग्रियों को उनके भार और अंतर वस्तु के आधार पर विशेषतः 15 से 20 मिनट के दौरान 121 सेल्सियस से अधिक उच्च दबाव में, मतलब प्रेशर में, तथा बाष्पित जो जैसे बाष्प बनती है, जैसे अपन पानी गर्म करते हैं तो बाष्प के अधीन पर रखकर उन्हें निष्क्रिय करता है। मतलब उसको क्या करता है, डिसइंफेक्टेड करता है। मतलब बैक्टीरिया उससे दूर भाग जाते हैं। क्या करता है ये, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया जो होते हैं उनको क्या करता है, उससे दूर करता है। अब अगर आगे अपन क्या देखते हैं कि ये अपन को और कौन कौन से प्रोसेस है जिससे अपन उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल कर सकते हैं। तो तीसरा मेथड है हमारा केमिकल डिसइंफेक्शन इज द सुटेबल ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विड। मतलब ये क्या किया जाता है, लिक्विड जो मटेरियल होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है एज वेल एज ब्लड, स्टूल एंड यूरिन एंड हॉस्पिटल सेवेजेज। मतलब रोगाणु और सूक्ष्म अणुओं को मार डालने के लिए निसंक्रामक और डिसइंफेक्टेड का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसे कुछ केमिकल होते हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, उसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है। इससे संक्रामक रोगों को रोकने में सहायता मिलती है। इसे विसंक्रामक और विसंक्रामी या संक्रमणहारी भी कहते हैं। मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे डिसइंफेक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, इन्फेक्शन जो फैलने की जो क्षमता है वो लेस पॉसिबल हो जाती है। मतलब कम से कम संभावना हो जाती है। उसके बाद है माइक्रो इरिडिएशन फॉर द क्लासिकल थिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बैक्टीरिया एक्शन ऑफ द माइक्रोवेव एनर्जी ऑफ रेडिएशन। मतलब माइक्रोवेव में क्या होता है, विकिरण। जैसे सूर्य की रोशनी होती है तो क्या होता है, जब सूर्य की रोशनी आती है पृथ्वी पर, जैसे ये सन है अपना, तो उसकी रोशनी आती है तो वो क्या आती है, बंडलों के रूप में आती है। ठीक है, बंडलों के रूप में आते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जब हमारे वातावरणीय जो वातावरण होता है उसमें क्या होती है, कुछ लेयर्स बनी होती हैं। तो जब वो लेयर्स से होकर वो जब किरण गुजरती हैं तो उनका क्या होता है, प्रभाव जो होता है, इफेक्ट जो होता है उनका, जो अपन को देखने को मिलता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नहीं तो ये जो विकिरण होते हैं वो बहुत ही हमारे लिए घातक होते हैं। तो इसमें यही है, माइक्रोवेव की ऊर्जा शरीर द्वारा अवशोषित की जा सकती है और उजागर ऊतकों की गर्मी पैदा कर सकती है। तो ये क्या करते हैं, माइक्रोवेव द्वारा उसको रेडिएशन एनर्जी देकर उसको क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को एक्शन कर उसको अधिक एनर्जी देकर उनको क्या कर सकते हैं, नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। तो
इसी तरह जब अब वातावरण में क्या हो रहा है, वातावरण में भी आप अपन को विकिरण का प्रभाव देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जगह जब पेड़ काट दिए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर वगैरह हैं वो हमारे पिघल पिघल के आ रहे हैं, वो क्या है, विकिरणों का प्रभाव है। और आने वाले जो रोग हैं, आजकल जो रोग बढ़ते जा रहे हैं, रोग और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, वो भी क्या है, माइक्रोवेव की तरह विकिरणों के रूप में क्या है, वो हमारे शरीर को भी इफेक्ट पहुंचा रही हैं। तो लैंड डिस्पोजल 2 मेथड, और लैंड डिस्पोजल के लैंड मतलब जमीन के नीचे किस प्रकार से कुछ वेस्ट को क्या है, दबाकर नष्ट किया जाता है। तो इसके 2 मेथड है अपना, ओपन डंप एंड सैनिटरी लैंड फिल। मैं आपको बताऊंगा कि लैंड डिस्पोजल में अपन क्या समझते हैं। तो ये क्या कहता है अपन का, लैंड डिस्पोजल भूमिगत निस्तारण, कुछ मामलों में इसका उपयोग खतरनाक कचरे तथा अन्य अनुपचारित कचरे के लिए भी किया जा सकता है, जिससे अन्य तरीकों से भी संदूषित नहीं किया जा सकता। मिट्टी और पानी के संदूषण के जोखिम को कम करने के लिए, चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के लिए, सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए विशेष सैनिटरी लैंडफिल साइटें बाहर निकलती हैं। मतलब क्या होता है कि मान के चलो, अब इसमें क्या कह रहा है, ये मिट्टी और पानी को अगर भाई बायोमेडिकल वेस्ट है अपना, ठीक है, उसको हम वातावरण में अगर पड़े रहने देंगे तो क्या पता वो क्या हो, हमारे वाटर के साथ रिएक्शन कर ले, या किसी मिट्टी अपनी है सोइल का जो फर्टिलाइजेशन होता है, उर्वरकता जो होती है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उससे क्या होगा कि मिट्टी और पानी का संदूषण होना लाजमी हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, विशिष्ट सैनिटरी लैंड साइटें बाहर निकलती हैं। तो कुछ साइटों पर कुछ ऐसे विशिष्ट स्थान होते हैं जिनके कारण क्या होता है, उन स्थानों पर क्या होता है कि डीप में गड्ढा करके क्या कर सकते हैं, उनको डिस्पोजल किया जा सकता है। ठीक है, डिस्पोजल किया जा सकता है। अब देखते हैं एंटराइजेशन, फार्मा सेंटर वेस्ट एंड मिक्सिंग फार्मा सेंटर वेस्ट इज द सब्सटेंस। तो इसमें ये क्या कहता है, इंटराइजेशन में क्या होते हैं, फार्मा सेंटर वेस्ट, जैसे फार्मा की कुछ दवाइयां वगैरह होती हैं वो उस प्रकार के वेस्ट, मिक्सिंग फार्मा सेंटर वेस्ट एंड सब्सटेंस जो होते हैं, जो सॉल्यूशंस जो अपन के होते हैं, तो उनका क्या किया जाता है, निस्तारण, ट्रीटमेंट या डिस्पोजल किया जाता है। तो इसमें क्या है, अपशिष्ट जरीकरण की प्रक्रिया में जमना तथा स्थिरीकरण को शामिल है। स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग दूषित पदार्थों को और उनके कम से कम घुलनशील, कम से कम गतिहीन तथा कम से कम विषैले रूप में, कम से कम क्या है, विषैले रूप में किया जाता है। तो इसमें दूषित पदार्थों और को कम से कम घुलनशील और कम से कम गतिशील और कम विषैले रूप में परिवर्तित कचरे को खतरनाक क्षमता को कम करने के लिए किया जाता है। इरिटेशन का मतलब होता है, जैसे भाई अपन को पता है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट पहले ही बनने वाला है, तो उस प्रकार के जो अपशिष्ट होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनकी जो गतिहीनता है, मतलब उनका फैलने की और उनके इन्फेक्शन फैलाने की क्षमताएं जो ज्यादा होती हैं, तो उनकी जो क्षमताएं और विषैलापन है उसके रूप में परिवर्तित कचरे को खतरनाक क्षमता को कम करने के लिए इरिटेशन किया जाता है। उनका निस्तारण, सेपरेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल पहले ही कर दिया जाता है। तो हम अब देखते हैं कि हॉस्पिटल में वेस्ट का जो सेग्रीगेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है। हॉस्पिटल में जो वेस्ट का सेग्रीगेशन है, सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट का, वो किस प्रकार से किया जाता है। तो नॉन इन्फेक्टेड जो वेस्ट होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, जो ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं उसमें सिस्टोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं और केमिकल जो वेस्ट होते हैं, या किसी भी प्रकार का जो हमारा वेस्ट, ज़्यादातर क्या करते हैं अपन हॉस्पिटल में जो वेस्ट होता है, अपन खाने वाले फूड वगैरह बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो अपन ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर्स में डालते हैं और इसका अपन क्या कर सकते हैं, डिस्पोजल कर सकते हैं तथा केमिकल ट्रीटमेंट इसका अपन कर सकते हैं। सिक्योर लैंड फिलिंग मतलब उनको किसी भी जगह क्या कर सकते हैं, लैंड के नीचे दबाकर उसको क्या कर सकते हैं, उसका डिस्पोजल किया जा सकता है। अब इन्फेक्टेड वेस्ट में कौन कौन से आते हैं, तो अपन का रेड प्लास्टिक कंटेनर आता है, येलो प्लास्टिक कंटेनर है, ब्लू है एंड व्हाइट प्लास्टिक कंटेनर्स आते हैं। इसमें क्या होता है, रेड प्लास्टिक कंटेनर में सॉलिड वेस्ट, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग एंड पॉप कैट्स, जो छोटे छोटे अपन के इक्विपमेंट्स के पॉप कैट्स होते हैं या रुई के टुकड़े होते हैं, वो अपन इसमें डाल सकते हैं। फिर येलो जो प्लास्टिक कंटेनर होता है उसमें एनाटॉमिकल वेस्ट, प्लेसेंटा, पैथोलॉजी वेस्ट एंड बॉडी पार्ट्स के
जो टुकड़े होते हैं वो अपन के क्या होते हैं, येलो बॉक्स में डाल सकते हैं। और ये सारे जो कंटेनर्स होते हैं वो रोजाना यूजेबल होते हैं, रोजाना चेंज होते रहते हैं। और इनमें क्या होती है, एक पॉलिथीन लगाई जाती है उसी कलर की, जिसके कारण क्या होता है उस वेस्ट को सीधा ही उसको क्या है कलेक्ट किया जा सकते हैं। उसके बाद ब्लू प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, उसमें इन्फेक्टेड प्लास्टिक, सिरिंज, ग्लव्स एंड प्लास्टिक वेस्ट जितने भी प्रकार के होते हैं, जैसे मान लो सिरिंज अपने लिए उसके सिरिंज का आगे का जो पार्ट होता है और या पीछे का जो प्लास्टिक का पार्ट होता है ना, या उसको एनिमा वगैरह लगाया तो एनिमा की जो बोतल्स होती हैं या किसी भी प्रकार की जो भी प्लास्टिक के जो वो होते हैं वो इसमें डाले जाते हैं। और व्हाइट प्लास्टिक कंटेनर में क्या डाला जाता है, शार्प एंड निडल एंड कट ग्लास, जो कांच के टुकड़े होते हैं और निडल्स होती हैं जो ऊपर की, वो इसमें डाली जाती हैं। तो अब इसका सॉलिड जो वेस्ट है जो रेड प्लास्टिक कंटेनर्स में अपन डाल रहे हैं उनको ऑटोक्लेविंग या डीप बर्नर द्वारा क्या कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट या डिस्पोजल कर सकते हैं। येलो प्लास्टिक कंटेनर्स में अपने जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट वगैरह डाले उसको डीप बर्नर उसको क्या होगा, गर्म तापमान पर जलाया जाएगा। और जो ब्लू और व्हाइट प्लास्टिक कंटेनर्स में जितने भी इन्फेक्टेड प्लास्टिक ग्लव्स थे, प्लास्टिक बेड्स थे, निडल्स थी, कट ग्लास थे, उनका क्या कर सकते हैं अपन, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। किसका, ब्लू प्लास्टिक कंटेनर, इन्फेक्टेड सिरिंज, ग्लव्स एंड प्लास्टिक बेड्स का क्या कर सकते हैं अपन, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। और इसका क्या कर सकते हैं, इनको शार्प पिट, उनको क्या कर सकते हैं जैसे कटर के रूप में शार्प पिट करके उनको टुकड़ों में कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेड इन 1% क्लोरीन सॉल्यूशन, मतलब उसको पहले क्या कर सकते हैं, क्लोरीन जो सॉल्यूशन होता है उसमें उसको क्या करेंगे, डिसइंफेक्टेड करेंगे जिससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा ना हो। और मल्टीटिलेट होता है जो कॉमन ट्रीटमेंट जो फैकल्टी है वो क्या होती है, बीएमडब्ल्यू के इन सारी चीजों की कॉमन क्या होती है, डिस्पोजल तथा ट्रीटमेंट करनी होती है। और इसमें क्या होता है कि अपन सेग्रीगेशन करते हैं, सेग्रीगेशन एंड सेपरेशन इसलिए किया जाता है जिससे उनको क्या कर सके अपन, डीकंपोज डिस्पोजल कर सके। और क्या हो कि हमको पता हो कि किस प्रकार का जो है वेस्ट है वो अपन का क्या है अलग अलग हिस्सों में बट जाए, और हमें पता रहे कि किस प्रकार का वेस्ट किस में। अगर हम इसको एक साथ कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, बीमारी फैलने का खतरा ज्यादा होगा। तो WHO की साफ गाइडलाइंस है, WHO की जो गाइडलाइंस है उनके अनुसार इसको अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग जो नियम है वो भी हमारे मेन होते हैं। NABH हॉस्पिटल जितने भी होते हैं, NABH जो हॉस्पिटल होते हैं जो गवर्नमेंट रेगुलेशन पर चलते हैं वो क्या होते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं। और हमको क्या होता है, इन नियमों का, इन चीजों का, बीएमडब्ल्यू का क्या होना चाहिए, अगर हम एक एम्प्लॉय के रूप में जब काम करते हैं तो हमें बीएमडब्ल्यू के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब सर्वे के लिए NABH हॉस्पिटल्स की जब टीम आएगी तो बीएमडब्ल्यू को के बारे में आपसे पूछ सकती है कि आपको किस प्रकार से ट्रीटमेंट या डिस्पोजल किया जा सकता है और किस प्रकार का वेस्ट किस प्रकार की क्या होता है बॉक्स में डाला जाता है। और इसका रोजाना के रोजाना कलेक्शन होता है और उसके बाद इनका स्टोरेज किया जाता है, स्टोरेज के बाद उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो आई होप, मैं समझता हूं कि आपको बीएमडब्ल्यू पूरी तरह से समझ में आया होगा। और बीएमडब्ल्यू को आप एक बार जब रीड कर लें तो उसको 1 से 2 बार जब आप रीड करोगे तो आपको ये टॉपिक समझने आने लग जाएगा और आपको इसको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको समझकर अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जो कि अपन को हॉस्पिटल में क्या होती है, निभानी पड़ती है। तो ये जो एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को अपन निभाते जाते हैं। तो ये अपन का एक रूटीन लाइफ है, मतलब रेगुलर अपन को क्या है, ये रूटीन है, क्योंकि हॉस्पिटल में अपन को रेगुलर अपन को इन चीजों का पता होना चाहिए। तो आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी, मैं समझता हूं जहां तक, क्योंकि अपन ने स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3 क्लासों में इसको आपको समझाने का प्रयास करा है, 3, 4 क्लासों में। तो आपको आई होप ये बिल्कुल समझ में आई होगी। अगली क्लास के लिए मैं आपको यहीं से अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।